गुड आफ्टरनून। आज के क्लास में हम ये बताने जा रहे हैं कि बहुत सारे आवेशों के बीच लगने वाला बल, बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, ये मेरा टॉपिक का नाम है। ये क्लास 12वीं की फर्स्ट चैप्टर का है। तो बच्चों ये देखो इसमें कि कुलाम ने ये बताया, इसके पहले अगले क्लास में कुलाम का मैंने जो नियम बताया था उसमें ये बताया गया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला फोर्स को कैसे हम निकाल सकते हैं, उसको कैसे हम बता सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने बताया। लेकिन अगर दो से अधिक अगर फोर्स चार्जेज एक साथ है, कई चार्जेज एक साथ है, मान लिया जाए ये कई चार्जेज Q1, Q2, Q3, Q4 सो ऑन, इस तरह बहुत सारे चार्जेज अगर एक साथ है तो फिर ये चार्जेज एक दूसरे पर फोर्स लगा रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो इस फोर्स का कैलकुलेशन करना, इस फोर्स का मान निकालना, ये कूलाम के नियम के अनुसार दिक्कत है, परेशानियां हैं। कूलाम में सिर्फ दो आवेशों के बीच लगने वाले बलों की जानकारी दी गई है और उसी को उससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन जब बहुत सारे आवेश, बहुत सारे चार्जेज एक साथ हो तो इसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकेंगे? इसके लिए एक अध्यारोपण, एक सुपरपोजिशन थ्योरी है, उसके अनुसार होता है। तो ये यहां पर जानना जरूरी है कि बहुत सारे आवेश हैं मेरे पास, बहुत सारे चार्ज मेरे पास हैं, तो उन चार्जों का एक दूसरे चार्ज जब एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड करता है, फोर्स लगाता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। मान लिया जाए एक समझने के लिए कि मेरे पास Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट ये सोन बहुत सारे फोर्सेस हैं, बहुत सारे चार्जेज हैं। तो ये सारे चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाइड करता है। मान लिया जाए ये Q1 चार्ज Q2, Q3, Q4 पर या Q2, Q3, Q4 इस Q1 चार्ज पर फोर्स अप्लाई करता है। तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, किस प्रकार कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे। तो कहता है कि जब कोई कई आवेश हो, उनमें से कोई आवेश एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, एक दूसरे पर बल लगाता है, तो वह बल, लगाए गए बल, सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का योगफल उस अकेले बल के बराबर होता है जो एक विशेष आवेश अन्य आवेशों पर फोर्स लगाता है। इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि मान लिया जाए यहां पर हम दो फोर्स लेकर समझेंगे। एक फोर्स हम लोग लेंगे Q2 और एक फोर्स Q3, और ये दोनों फोर्स एक विशिष्ट फोर्स, एक विशिष्ट चार्ज Q1 पर, यानी कि हम लोग एक Q2, Q3 दो चार्जेज लेंगे और ये दोनों चार्जेज Q1 चार्ज पर अपना फोर्स लगाएगा, बल लगाएगा। तो इसका कैलकुलेशन हम सुपरपोजिशन थ्योरी के अनुसार कर सकते हैं, अध्यारोपण सिद्धांत के अनुसार हम कर सकते हैं। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि आवेशों के बहुत सारे आवेश के द्वारा किसी एक विशिष्ट आवेश पर लगाया गया बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के योगफल के बराबर होता है। जबकि एक विशिष्ट फोर्स अन्य, एक विशिष्ट चार्ज अन्य चार्जों पर जो फोर्स लगाता है वह अन्य चार्जों के द्वारा उस फोर्स को प्रभावित नहीं करता है। यही सुपरपोजिशन थ्योरी ऑफ चार्जेज है। तो इसको हम यहां पर लिख देते हैं, इस प्रकार इसको हम लिखते हैं।
सुपर पोजीशन थ्योरी, सुपरपोजिशन थ्योरी। अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, किसी एक आवेश या विशिष्ट आवेश किसी विशिष्ट आवेश पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया बल उन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बल के बीजगणितीय योग या बल के योग फल के बराबर होता है, जबकि विशिष्ट आवेश या चार्ज विशिष्ट चार्ज द्वारा अन्य आवेशों पर लगाए गए बल प्रभावित नहीं होता। इसे ही अध्यारोपण या सुपरपोजिशन थ्योरी ऑफ चार्जेस कहलाता है। ठीक है, यानी कहने का अर्थ यह है, कहने का मतलब यहां पर यह है, कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे चार्जेस एक साथ है, उसमें से किसी एक चार्ज पर अन्य चार्जों के द्वारा जो फोर्स अप्लाइड होता है, जो फोर्स लगाया जाता है, तो उन सभी फोर्सों का योग फल उस विशिष्ट फोर्स के द्वारा लगाए गए अन्य फोर्सों पर जो बल लगाता है उसके बराबर होगा। इसे ही कहते हैं सुपरपोजिशन थ्योरी ऑफ चार्जेस या अध्यारोपण का सिद्धांत, आवेश के अध्यारोपण का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत को समझने के लिए हम लोग पहले दो आवेश लेंगे, उसके बाद फिर बहुत सारे आवेश लेकर उसके एक्सप्रेशन को निकालेंगे, उसके व्यंजक को निकालेंगे। तो ठीक है, अब यहां पर और एक चीज का ध्यान देना है कि जब दो या दो से अधिक आवेश होगा तो उसको कूलाम के नियम के अनुसार जोड़ नहीं सकते, उसको कूलाम के नियम के अनुसार निकाल नहीं सकते। तब उसके लिए कहता है कि दो से अगर अधिक आवेश है, दो से अधिक चार्ज है, तो उसको पैरेललोग्राम एडिशन अथवा समांतर चतुर्भुज योग, सदिशों के समांतर चतुर्भुज योग के अनुसार इसको जोड़ सकते हैं। क्योंकि इसके बहुत सारे क्लासों में हम लोग देखे हैं, फर्स्ट ईयर में भी देखे हैं, 11th में देखे हैं कि वहां पर जब सदी वेक्टर का जब एडिशन करते हैं, वेक्टर का जब योग करते हैं, तो उसको समांतर चतुर्भुज के द्वारा निकालते हैं। तो उसी जैसा यहां पर निकलेगा। तो मान लिया जाए
माना कि Q1 पर Q2 एवं Q3 द्वारा बल लगाया जाता है। यानी कि जो आवेश मेरा Q1 है, इस पर आवेश Q2 और Q3 के द्वारा बल लगाया था। तो इसमें हम लोग दो मान लिया जाए कि यही मेरा Q1 है, और इस पर इसको समांतर चतुर्भुज के अनुसार लिखेंगे तो यहां पर और एक यहां पर, ये दो आवेश हैं। इस आवेश को Q2 और इस आवेश को Q3 हम लोग मान सकते हैं। इसको एक चतुर्भुज बना लीजिए, एक चतुर्भुज बना लेंगे। ये है, इसको O, ये B और ये C, ठीक है। अब देखिए, Q2 के द्वारा Q1 पर लगाने वाला बल की दिशा ये होगा, और Q3 के द्वारा Q1 पर लगाने वाली बल की दिशा ये होगी, ये होगा। यहां पर Q1 मिलेगा, ये है। अब इसका परिणामी यहां होगा, रिजल्टेंट ये होगा। ये है परिणाम। इस प्रकार ये समांतर चतुर्भुज जैसा आ गया, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए, यहां से यहां तक की दूरी, यानी Q2 और Q1 के बीच की दूरी अगर R1 है और Q3 और Q1 के बीच की दूरी R2 है, तो इसके द्वारा अब उस पर बल लगेगा, उसके द्वारा। यदि यहां पर यह समझिए, इस तरह कूलॉम के नियम में Q2 द्वारा Q1 पर, Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल अगर F12 है, इसी प्रकार Q3 के द्वारा Q1 पर लगने वाला कूलॉम बल F13 है, तो इस दोनों का परिणामी F होगा। परिणामी रिजल्टेंट वेक्टर R होगा, तो F। इसको हम लोग इस तरह निकाल सकते हैं कि यदि आवेश या चार्ज आवेश Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F12, इसको याद रखिएगा, वेक्टर F12, तथा दूसरा आवेश यहां Q3 है, Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल F13 है। तो अब कूलॉम के नियम के अनुसार क्या है, हम लोग जानते हैं। कूलॉम के नियम के अनुसार कल के क्लास में हम बताए थे, अगले क्लास में जो बताए थे नियम, कूलॉम के नियम के अनुसार इसका यहां पर एक्सप्रेशन निकालेंगे। पहले F12 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R1 स्क्वायर, क्योंकि दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है, और एक दिशा बताने के लिए यूनिट वेक्टर हम लोग यहां पर लगा देते हैं, यूनिट वेक्टर R12, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। अगेन पुनः इसके द्वारा पुनः F12 फोर्स F13 तो ऊपर में हो गया, F13 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13 और यूनिट वेक्टर 13, ठीक है। स्पष्ट, क्लियर। अब इस दोनों को
अगर परिणामी बल दोनों आवेशों के बीच लगने वाला या दोनों आवेशों के द्वारा लगाने वाला बल का परिणामी अगर F हो तो क्या होगा, यहां पर लिख देंगे। इफ रिजल्टेंट फोर्स, इफ रिजल्टेंट फोर्स between Q1, Q3, Q2 and Q3, या इस तरह लिख सकते हैं कि इफ रिजल्टेंट फोर्स F, resultant force F, then F is equal to, according to superposition सिद्धांत, then according to superposition थ्योरी ये क्या बता रहा है, यही बता रहा है ना कि ये परिणामी बल उस दोनों बलों के योगफल के बराबर होगा। परिणामी बल F इज इक्वल टू F12 प्लस F13, क्लियर, ये मेरा होगा। अब यहां पर इस दोनों फोर्स का मान को यहां पर रखेंगे तो इसका मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर 12 प्लस F13 कितना है, दूसरा फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय R13 स्क्वायर और यूनिट वेक्टर 13। ओके, सुपरपोजिशन ये तो ये दो बलों के बीच, तीन आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है वह बल हमको यहां पर प्राप्त हो गया। यहां पर हम उसका एक्सप्रेशन हम लोग निकाल लिया है कि रिजल्टेंट बल अगर फोर्स अगर F हो तो F बराबर इतना होता है जो यहाँ पर लिखे हुए। लेकिन अगर इसी जैसा सिमिलरली बहुत सारे Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn सो ऑन अगर चार्जेज है तो उस सभीयों के बीच लगने वाला जो ये बल होगा सुपरपोजिशन सिद्धांत के अनुसार उस इसी तरह सभी बलों के परिणामी बराबर होगा उन बलों के योगफल के बराबर। वो देखिए यहां पर हम इसको लिख रहे हैं, थोड़ा ये इसको ऊपर वाले को हम हटा देते हैं, मिटा देते हैं। यहां पर वो चीज है, अब बहुत सारे हम यहां पर आवेश लिए हैं, बहुत सारे मेरे पास चार्जेज हैं, उन सभी चार्जों के द्वारा जब किसी एक चार्ज पर फोर्स अप्लाइड करेगा तो उस फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा, एक्सप्रेशन होगा, वो कितना होगा वो देखने के लायक है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, इसी प्रकार लिख के सिमिलरली we take some charges like this Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn सो ऑन, ये मेरे पास है। अब उसमें से सभी चार्जेज के द्वारा किसी एक चार्ज Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। यदि Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा बल लगाया जाता है, आवेशों द्वारा लगाया गया बल, यहां लिख देते हैं, द्वारा लगाया
गया बल क्रमशः F12 F13 F14 इसी तरह डॉट डॉट F1n जो कि n तक है इसीलिए है। हो तो सुपरपोजिशन सिद्धांत के अनुसार, हो तो सुपरपोजिशन थ्योरी के अनुसार, ठीक है, बहुत आसान है कि हम बहुत सारे आवेश ले लिए Q1 Q2 Q3 Q4 डॉट डॉट Qn, और उसमें से Q1 एक विशेष आवेश Q1 पर अन्य आवेशों के द्वारा लगाया गया बल क्रमशः ये है। तो सुपरपोजिशन थ्योरी के अनुसार अगर परिणामी बल F हो, यहां लिख देते हैं, यदि परिणामी बल F हो तथा परिणामी बल F हो तो सुपरपोजिशन सिद्धांत के थ्योरी के अनुसार F इज इक्वल टू वेक्टर F, चूंकि ये वेक्टर है, क्वांटिटी है, 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R1 स्क्वायर, हर यूनिट वेक्टर भी देते जाइए साथ में चूंकि ये दिशा बताएगा, प्लस 1/4πε, या उसको एक लाइन और जरा से आगे बढ़ा लेते हैं, वो क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा यहां पर कि F वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर 12 प्लस वेक्टर 13 प्लस वेक्टर 14 प्लस डॉट 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 प्लस वेक्टर 1n। अब यहां पर सबका मान हम रख देते हैं, इसका मान 12 का 1/4π जो यहां पर निकाल चुके हैं, इसके अनुसार 1/4πε0 Q1 Q2 बाय 12 स्क्वायर यूनिट वेक्टर 12 प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R12 स्क्वायर 13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर 13 प्लस डॉट 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 यहां पर 1/4πε0 Q1 Q1n, यहां पे n है, अब R1n स्क्वायर यूनिट वेक्टर 1n, ये हो गया। अब इस सब में ये देखा जाए कि एक चीज कॉमन है, उस कॉमन को हम लोग बाहर कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, कॉमन को हम लोग बाहर कर लेते हैं। क्या बाहर कर लेंगे, यहां पर ये देख रहे हैं कि 1/4πε0 Q1 ये सारे में कॉमन है, इसको हम बाहर कर लेते हैं इस तरह 1/4πε0 Q, ब्रैकेट के अंदर Q1 को हम बाहर कर लिए, ब्रैकेट के अंदर मेरा हो जाता है Q2 बटा R12 स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर यहां पर लगाना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर 12 प्लस Q3 बटा R13 स्क्वायर यूनिट वेक्टर 13 प्लस Q4 R14 स्क्वायर यूनिट वेक्टर 14 प्लस डॉट डॉट लास्ट में Qn बटा R1n स्क्वायर और यूनिट वेक्टर 1n। ओके, इस सभी के बदले में हम इस तरह लिख सकते हैं, समेशन देके हम लोग लिख सकते हैं, तो यहां पर 1/4πε0 Q1 को अंदर कर लेंगे, समेशन लगा दीजिए, समेशन कितना 1 से लेकर n तक, 1 से लेकर n तक Q1 Qn बटा R1n स्क्वायर यूनिट वेक्टर 1n, ये मेरा वेक्टर F बराबर यानी सुपरपोजिशन सिद्धांत थ्योरी के अनुसार
वेक्टर एफ बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट समेशन 1 to n q1 qn बटा 1 rn स्क्वायर यूनिट वेक्टर 1r। ये मेरा है, ये सुपरपोजिशन ऑफ थ्योरी है। इस थ्योरी के अनुसार बहुत सारे बलों पर लगने वाले एक दूसरे के बीच जो फोर्सेस होगा, एक दूसरे के बीच जो बल है, उस बलों का एक्सप्रेशन हम इस सिद्धांत के अनुसार लिख सकते हैं। यही है सुपरपोजिशन सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सुपरपोजिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद रखें। आज का क्लास यहीं पर। थैंक यू, धन्यवाद।